नमस्कार, बेस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। जीत का जतन, ओबीसी साधे सब। और इसके साथ देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे, जहां दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का महासम्मेलन हो रहा है और इस महासम्मेलन को शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है, जहां दरअसल कांग्रेस से देश भर के ओबीसी नेता इस महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और इसे लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी गर्मा चुकी है और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। साथ ही करिश्मा पत्रकार हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है और साथ में के एस चौहान जो बीजेपी प्रवक्ता है। तीनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले सर आपके पास ही आना चाहूंगी सत्यप्रकाश जी। देखिए, पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ये बैठक हो रही है और इस पर बयानबाजी भी शुरू होने वाली है, सबसे पहले मैं ये बैठक को लेकर ही जानना चाहूंगी, जानकारी क्या कुछ है आप दीजिए। देखिए गुंजन जी, पिछले 11 साल से अगर हम बात करें और हम अगर विपक्ष के नाते बात करें तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो वर्ग जिसकी जितनी आबादी है उसको इतना हक मिलना चाहिए। तो उसी के तहत ओबीसी वर्ग जो एक बहुजन वर्ग है उसको कहीं ना कहीं पिछले 11 साल से दरकिनार किया जा रहा है। तो ये जो बैठक किस लिए, ये बैठक की जरूरत क्यों पड़ी, ये बैठक की अहमियत क्या है? देखिए, ये जरूरत सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी 11 साल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला ना, आवाज हम जिस तरह उठा रहे हैं तो कार्यप्रणाली जो है पिछले 11 साल से मोदी सरकार ओबीसी वर्ग को खासतौर से लेके उसके खिलाफ ये बैठक है कि क्या रणनीति हम बना रहे हैं विपक्ष के नाते और किस तरह से ओबीसी वर्ग के लिए हम आवाज उठाएं, उसके हक के लिए, उसके सम्मान के लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमने एक कदम उठाया था, जो मोदी सरकार झुकना पड़ा, वो है जातिगत जनगणना, जिसके वजह से मोदी जी को झुकना पड़ा। पहले इनके नेता उसको किस तरह से कितने अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जब हम जातिगत जनगणना की बात करते थे, मगर आज वही जातिगत जनगणना करनी पड़ रही है। और एक महत्वपूर्ण विषय देखिए, जिस तरह से हम आवाज उठाते हैं कि जिसको जितनी आबादी है उतना हक मिलना चाहिए। आपको मालूम होगा संसद में अभी कुछ दिन पहले आंकड़े पेश किए गए जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ओबीसी वर्ग के जो प्रोफेसर के पद कितने 80% खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर कितने 69% पद खाली। यही हम बोलना चाह रहे हैं कि वो बहुजन वर्ग है, उसके बाद भी सरकार की नीयत क्या है, सरकार की सोच क्या है, ओबीसी वर्ग को ऐसे छाला क्यों जा रहा है। और आज ये अब जनगणना की बात हमने की, जातिगत जनगणना की जहां तक बात की, 2019 में जब जनगणना की बात हुई थी तो इन्होंने 8,000 करोड़ का बजट लोकेशन रखा था। अब जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तब 500 करोड़ का बजट। तो आपके पास अभी भी कहीं ना कहीं कुछ छुपाने के लिए आपने रख रखा है। आप अभी भी स्पष्ट नहीं है जातिगत जनगणना को लेकर, आप अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ओबीसी के वर्ग को आप क्या देना चाहते हैं, आप अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ओबीसी वर्ग के हक के लिए आप आगे क्या करना चाहते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी ओबीसी वर्ग हो, खासतौर से ओबीसी वर्ग की बात तो इसलिए बोल रहा हूं, ओबीसी वर्ग को हर जगह, चाहे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान, हर जगह, चाहे प्राइवेट नौकरियां हो, उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। यही हमारी आवाज है और इसी को हम बुलंद करेंगे। इसका जवाब भी ले लेते हैं। के एस चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुंजन जी, बहुत ही जोश खरोश के साथ हमारे साथी प्रवक्ता ने ओबीसी वर्ग की बात रखी है। इतनी ही जोश खरोश के साथ अगर इनकी पार्टी भी काम करती तो ये बहुत अच्छा होता। अब मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। 6 पॉइंट्स मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनके ओबीसी प्रेम, ओबीसी न्याय को दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू से चालू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को दबाने की कोशिश की और उनको आगे नहीं आने दिया, पहला। दूसरा, 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, दूसरा है। तीसरा, एनईईटी में आरक्षण ओबीसी का किसने लागू किया तो कांग्रेस ने दबा के रखा होता। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही आती है वैसी ओबीसी कमीशन, ओबीसी में आरक्षण लागू करती है। ये इनका प्रेम है। और चौथा, 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 गुंजन जी। जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर जब भी इनकी सरकार रही है, गठबंधन की सरकार रही है या इनकी खुद की सरकार रही है, 27 मंत्री आज तक नहीं हुए। आप मेरे को बता दें एक वर्ष भी कि 27 मंत्री कब रहे। पांचवा, संवैधानिक दर्जा ओबीसी को ये दबा के रखा हुआ था। इन्होंने क्यों नहीं किया? 60 साल इन्होंने राज किया ना, संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया ओबीसी को?
वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया ओबीसी को संवैधानिक दर्जा। छठवां, देश के सर्वोच्च पदों में राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, तो इन सभी उसमें पिछड़ा वर्ग है। आप मेरे को एक बार भी बता दीजिए कि जब तीनों पिछड़े वर्ग के हो, एक बार जब 60 साल इन्होंने राज किया है, एक बार ऐसा बता दे। और अब पिछले, अब ये 6 पॉइंट हो गए, अब मैं और आ जाता हूं। इन्होंने पिछले 10 बार जो अपने खुद के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बनाए पूरे देश में पिछले 10 राज्यसभा सांसद देख लीजिए, तो उसमें से 8 जो हैं वो ओबीसी नहीं है। ये इनकी ओबीसी प्रेम है। 8वां, ये अभी बोल रहे थे जातिगत जनगणना ये लोग बोल रहे थे। तो मैं सिर्फ एक बार मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? आपने पिछली बार जातिगत जनगणना कब कराई थी? मेरे को सिर्फ इस चीज का आंसर दे दे, मैं मान जाऊंगा आपको। करिश्मा हमारी सहयोगी जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस पर कई सारे ऐसे इल्जाम लगा दिए, कई सारे पॉइंट गिना दिए, वहीं कांग्रेस भी गिनाती नजर आ रही है। क्या सही है, क्या नहीं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए, अगर ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो राजनीतिक दल को ओबीसी वर्ग की याद तब आती है जब चुनाव काफी ज्यादा करीब होता है या फिर चुनाव की तैयारियां करनी होती है। अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश को देखें तो क्वांटिफाइएबल डाटा अगर हम संक्षिप्त में देखेंगे तो जो ओबीसी वर्ग है उसकी अगर यहां पर हम जनसंख्या देखें तो ओबीसी वर्ग जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है मौजूद है। और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल जो है ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास करता है। वहीं एक 40 से 45% जो है यहाँ पर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लोग हैं। और इसमें ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आपको बता दूं कि 50 से ज्यादा जातियां आती है। और यही वजह है कि ओबीसी वर्ग को साधने में तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगे रहते हैं। साथ ही में अगर कांग्रेस पार्टी की इस ओबीसी न्याय महासभा को देखें तो राजनीतिक चश्मे के जरिए अगर इसे देखने का प्रयास करें या फिर हटकर भी देखने का प्रयास करें तो काफी लंबे समय से अगर पिछले चुनाव की भी हम चर्चा करें तो उसमें कांग्रेस पार्टी से जो ओबीसी वर्ग है कहीं ना कहीं नाराज चल रहा था। और इसका उदाहरण जो है अभी हाल फिलहाल में ही देखने को मिला, क्योंकि राजधानी रायपुर में भी अगर नगर निगम की बात की जाए तो राजधानी रायपुर के नगर निगम में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के खूब बवाल जो है वो दिखा था। क्योंकि जो पहले जिन्हें बनाया गया था संदीप साहू, उसके बाद जो है आकाश तिवारी को बनाया गया, तो काफी ज्यादा वाद विवाद यहाँ पर जो है हुआ, जिससे ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से राजधानी में ही नाराज हुआ। वैसे ही चुनाव के समय भी टिकट को लेकर के भी जो ओबीसी वर्ग था काफी ज्यादा नाराज चल रहा था। और अगर दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो ये महासभा है वो कर रही है। और देख सकते हैं कि इसमें जो है पूरे देश भर से तमाम ओबीसी के जो बड़े नेता है वो पहुंचे। छत्तीसगढ़ से भी 50 नेता पहुंचे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, ताम्रध्वज साहू है, धनेन्द्र साहू है और तमाम भी जो लोग हैं, जो विधायक है, जो पूर्व विधायक है, वो इसमें जो है पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर क्योंकि एक नई लीडरशिप भी कांग्रेस पार्टी को तैयार करनी है प्रदेश में। इससे पहले भी देख सकते हैं कि आदिवासी नेताओं से जो है राहुल गांधी ने बैठक की थी, लंबी चर्चा की हुई। और बिल्कुल। और देखिए, जो बैठक चल रही है इसी को लेकर अब देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, बातचीत हम कर रहे हैं, चर्चा का दौर हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस के ओबीसी महासम्मेलन से ये बात स्पष्ट है कि ओबीसी वर्ग को वरीयता देने का प्रयास संगठन के भीतर हो रहा है। इसके अलावा एससी एसटी वर्ग का भी ध्यान रखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले आदिवासी नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें जातिगत जनगणना के साथ आदिवासी नेताओं को ट्रेनिंग देने पर चर्चा हुई है। ये बताता है कि किस तरह से कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है। देश भर के ओबीसी नेताओं को इस महासम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। जाति जनगणना का मुद्दा तो प्रमुखता से चर्चा का विषय बनेगा, मगर इसके अलावा सामाजिक, रणनीतिक, आर्थिक स्थितियों पर भी चिंतन किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने अलग अलग विभागों के साथ बैठक की। बीते दिनों बेंगलोर में पिछड़ा वर्ग के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। वहीं उससे पहले कांग्रेस के आदिवासी नेताओं को नए लीडर बनाने पर जोर देने को कहा था। ऐसे ही इस सम्मेलन में कांग्रेस ओबीसी नेताओं को भी नया टास्क सौंप रही है। जातीय जनगणना कराने की बात की गई है। कांग्रेस के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जातीय जनगणना को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लगातार इस मामले को हर मंच से उठाते रहे हैं। उसके बाद विवश होकर
मोदी सरकार ने, मोदी मंत्रिमंडल ने देश में जाति जनगणना कराने की बात करी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया। जाति जनगणना के बाद जो वंचित वर्ग है उसको इसका किस प्रकार से लाभ मिले, इन सब विषयों की मीमांसा करने के लिए कांग्रेस की बैठक आयोजित की। दिल्ली में कांग्रेस ने किया ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन। तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ के विधायक, पूर्व मंत्री हुए शामिल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, धनेंद्र साहू, उमेश पटेल हुए शामिल। नए ओबीसी लीडर तैयार करने पर है कांग्रेस का फोकस। जाति जनगणना के साथ अनेक विषयों पर सम्मेलन में होगा मंथन। ओबीसी नेताओं को सम्मेलन के माध्यम से दिए जा सकते हैं टास्क। छत्तीसगढ़ में ओबीसी महासम्मेलन पर हो रही राजनीति। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के साथ अन्य वर्ग को साध कर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय को रखते हुए कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस के ओबीसी महासम्मेलन पर निशाना साधा। टंकराम वर्मा ने कहा कि ओबीसी आयोग को वैधानिक मान्यता प्रधानमंत्री ने दी। ओबीसी वर्ग के लिए बहुत से कामकाज सरकार कर रही है। सभी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। कांग्रेस नेता केवल हाजिरी लगाने दिल्ली जाते हैं और हाजिरी लगाकर नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। केवल बैठ के कर सकते हैं, उनके साथ तो कोई है नहीं है, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। आज देखिए केंद्र में कितने मंत्री हैं हमारे ओबीसी के। वैसे आप छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए ओबीसी के कितने मंत्री हैं। ओबीसी के जो केंद्र में गठन हुआ था पिछड़ा वर्ग आयोग का, उसको भी वैधानिक रूप से मान्यता भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और ओबीसी वर्ग के लिए बहुत से कामकाज हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी के अलग होने की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहले तो जातिगत जनगणना का मुद्दा तेजी से उठाया। अलग अलग वर्गों को साधने के लिहाज से बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी को साथ लाना इस समय कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये देखना स्पष्ट होगा कि आने वाले समय में पिछड़े वर्ग को साथ लाने में कांग्रेस सफल होगी या नहीं। रायपुर से बीएसटीवी के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने जाना कि किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस के साथ ही, और इसी पर सबसे पहला सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। जब ये पूरी रिपोर्ट देखी गई उसमें बताया गया कि कैसे का कांग्रेस कहां पार्टी कर चुकी है, बैठकें हो चुकी हैं और अब भी आगे जो बैठकें होंगी उस सभी को लेकर के यहाँ हमने सुना। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ओबीसी के माध्यम से कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है? सत्यप्रकाश जी। देखिए गुंजन जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। के.एस. चौहान जी ने बहुत सारी बातें बोली और जो स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी के लोग इसमें बहुत माहिर है कि किस तरह से झूठ फैलाना है, किस तरह से भ्रमित बातें करनी है, किस तरह जनता को भ्रमित किया जाए। हर चीज उन्होंने जितनी बात बोली है ऊपर से नीचे तक आजादी के बाद की शुरू की बात सारी उन्होंने उसमें भ्रमित बातें की है। मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं केंद्र से लेकर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ और इनका जवाब देता हूँ। ये 1951 की बात कर रहे थे। 1951 के इनको मालूम है कि नहीं मालूम है? पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में वो चेयरमैन एक समिति बनी थी, सिलेक्टिव कमेटी थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदस्य थे। उस कमेटी का काम क्या था? आर्टिकल 15(4) को संशोधित करना, जिसके तहत क्या था मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। गवर्नमेंट कैन टेक सुटेबल स्टेप्स फॉर बेनिफिट ऑफ SC, ST एंड ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब आरक्षण का मामला था। और जो समिति थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। उन्होंने इसका विरोध किया था। अगर मैं गलत हूं तो आजकल तो जो सरकारी संस्थाएं हैं वो बहुत फैक्ट चेक करती रहती है। थोड़ा सा अपने संस्था को बोल दीजिए उसको फैक्ट चेक कर ले अगर मैं गलत हूं तो वहीं से इनका विरोध शुरू हो गया था। अब आ जाइए, इन्होंने बात की भाई 1993। भाई सबसे पहले अगर ओबीसी वर्ग का पिछड़ा वर्ग का आयोग बना था तो 1950 बना, उसका 1971 बना। के केलकर जो सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष बने, जो राष्ट्रीय आयोग बना था, हमने बनाया था। 1993 में उसको संशोधित किया गया और आज इन्होंने बोला कि उनको उसको संवैधानिक दर्जा हमने दिया। अब उसमें कैसे झूठ है गुंजन? देखिए, संवैधानिक दर्जा देने से पहले क्या होता था? 5 सदस्य रहते थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। 2019 के बाद से हो क्या रहा है? सिर्फ 2 लोग हैं, 3 सदस्य क्यों नहीं है? क्यों आप उसमें कटौती करते जा रहे हैं? अभी मात्र अध्यक्ष हंस गंगा अहिर जी है और सदस्य श्री भुवन भूषण कमल, बाकी लोग कहां हैं? क्यों आप उसमें कटौती कर रहे हैं? आप इतने ही अगर ओबीसी हितैषी है तो आप आयोग बस एक संवैधानिक दर्जा देने में गायब।
मतलब दिखाने के लिए, डिंडोरा पीटने के लिए। यही मैं बोलना चाह रहा हूं। और आज ये 2006 की बात कर रहे थे मनमोहन, और उसमें भी कैसे तो झूठ बोला है, नीति में हमने आरक्षण दिया है। 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक कानून बनाया गया जो संशोधित किया गया आर्टिकल 15(5) को, कि भाई जो सरकारी और साथ में प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसके अंदर आरक्षण का लाभ मिलेगा ओबीसी वर्ग को भी। सरकारी संस्था में तुरंत लागू हो गया, मगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कोर्ट चली गई, कोर्ट गई, आपको मालूम है कोर्ट का फैसला आने में समय लगता है, तो उसके तहत 29 जनवरी 2014 को फैसला आया। जनवरी के बाद आचार संहिता लग गई और कोर्ट ने क्या बोला कि जो संशोधन हुआ है वो एकदम मान्य है, तो प्राइवेट संस्थाओं में भी इनको देना पड़ेगा आरक्षण। मार्च में चुनाव हुआ, 2014 के बाद इनकी सरकार है, तो क्यों रुका हुआ है? ये भी फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं मारा बोल रहा हूं। तो ये दिखता है ना कि 11 साल से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं ओबीसी को लाभ मिल रहा है, क्यों आप आरक्षण रोक के बैठे हुए हैं? वैसे प्रदेशवाद है, हमने तो मुख्यमंत्री बनाया और 27% हमने आरक्षण दिया है, 14% 27% ओबीसी को। आप आरक्षण क्यों रोक के बैठे हुए, ये बता दीजिए आप। और आज ये मंत्री की बात करते केंद्र में, अरे भाई साहब आपने कितने मंत्री बनाए? 27। आप थोड़ा वापिस फैक्ट चेक कीजिए। 33 मंत्री हमारे समय थे जब मनमोहन सिंह सरकार की 2.0 थी। और यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ये बोलते हमने ओबीसी मंत्री कितने प्रदेश में बनाए? 35% ओबीसी वर्ग के लोगों को हमने टिकट दिया था, इन्होंने 25% लोगों को टिकट दिया। इसीलिए बोल रहा हूँ, हमने ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो फीलिंग करता, मैंने अभी तो शुरू किया चौहान जी, इतनी जल्दी दर्द कौन लग जाता है? आपने शुरू किया, बहुत सारे पेज खोले बचे हुए हैं, इतनी जल्दी दर्द बताइए। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले आप, इतनी जल्दी मत बढ़ाइए, सुन लीजिए पहले। और मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण को देना पड़ेगा, 50% जो वोल्टेज है उसको तोड़ना पड़ेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण देना पड़ेगा, आपको लोकसभा विधानसभा आरक्षण देना पड़ेगा। क्या ये बोलेंगे? इससे पूछिए, प्राइवेट संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण देंगे, पूछिए उनसे। क्या ये लोकसभा आरक्षण देगा, उनसे पूछिए उनसे। इसलिए नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। सिर्फ आप ये बोलिए संवैधानिक दल दिया सदस्य है, अब ये 2006 से आप कानून आपके पास, इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में 14% दिया उस आरक्षण को। तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ झूठ और सिर्फ लफाबाजी के अलावा पूरे बीजेपी के नेताओं के पास, प्रदेश के नेता जो है, इनके प्रवक्ता सिर्फ झूठ बोलना, भ्रमित बातें करना, सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ। अरे चौहान जी आपकी बात में अच्छा सुन रहा था, आपको दर्द और में तो थोड़ा ही पेज खोले था मैंने, अभी और चीजें खोलनी हुई है। सुन लीजिए, अरे आपको कर लीजिएगा, ओबीसी वर्ग को उनका सम्मान दिला के रहेंगे, भले कितना चिल्ला करें, मोदी भी चिल्ला रहे थे, फिर भी इनको सेंसर कराना पड़ रहा है, जातिगत सेंसर कराना पड़ रहा है ना। वैसे प्रकाश जी, जब चौहान जी का जो सवाल है 33 मंत्री वाला, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका जो सवाल है चौहान जी 33 मंत्री वाला, उसका जवाब यहाँ ले लेते हैं। ये सवाल चौहान जी की तरफ से है। सत्यप्रकाश जी, 33 मंत्री कब थे ओबीसी के? अभी मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ गुंजन जी, आप, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट चेक कर लीजिए, ये मेरी बात करें, मैंने तो 2006 बोल रहे हैं, क्यों नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उसका जवाब नहीं है, क्यों नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, 2019 से क्यों नहीं, उसका जवाब नहीं है। इससे बोल रहा हूँ, जब इनसे सवाल किया जाए तो उल्टा सवाल करेंगे छुपने के लिए, मगर जवाब नहीं है, जवाब होता ही नहीं है, तो जवाब इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, जवाब आपको देना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा। चौहान जी उनकी बात भी सुन लेते हैं, उन्होंने कहा है फैक्ट चेक करना है, तैयार रहिए, फैक्ट चेक करने को लेकर यहाँ बात सामने आ रही है। जी सत्यप्रकाश जी, मैंने गुंजा जी वही बात मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं थोड़ा बहुत बोल रही कि मैं इनकी बात बहुत आराम से सुन रहा था। इन बीजेपी के लोग यही दिक्कत है, जब इनकी पोल खुलने लग जाती है बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, बीच में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ जितनी मैंने बातें बोली है, अगर गलत है तो फैक्ट चेक कर लीजिए। 2006 से अगर कानून है कि नहीं है, इन्होंने क्यों नहीं दिया इसको बता दिए। और इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था कि नहीं किया, बता दिए। और हमारा पूरी पार्टी एक सवाल है कि क्या ये 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाएंगे, क्या ये 50% प्राइवेट नौकरियों में या प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देंगे, क्या ये 50% आरक्षण का लाभ विधानसभा लोकसभा में देंगे? इसका जवाब पूछिए, हाँ या ना में। एक भी अगर नेता बोल दे तो हम भी इनके साथ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चौहान जी, बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी का जवाब देना है आपको। गुंजन जी, मैं बहुत ही आदरपूर्वक पूछ रहा हूँ कि 33 जो मंत्री इन्होंने गिनाए वो कौन से कार्यकाल में थे और कब से कब तक थे? 33 मंत्री ओबीसी
और यही इनका सबसे बड़ा झूठ है। आज तक ऐसे कभी इन्होंने केंद्र में 33 मंत्री लाए नहीं। उसका बता दो ना, बता दो। उसको छोड़ दिया, जो है उसके बारे में बताइए, जो है उसके बारे में बताइए। आपने आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया तो उसके बारे में बताइए। 2006 से कानून उसके बारे में बताइए। आप आरक्षण आप क्यों नहीं विधानसभा लोकसभा दे रहे उसके बारे में बताइए। आप यहाँ 27% आरक्षण जो हमने दिया था उसको क्यों नहीं आप हस्ताक्षर करा रहे, उसका जवाब दीजिए आप। इसलिए बोल रहा हूँ, दिक्कत मत ले आइए आप। आपकी इतनी सारी चीजें है ना कि जनता समझ चुकी है, अब आप लोग की बातों में आने वाली नहीं है। ठीक है, करिश्मा क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, अगर इस पूरे महासभा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि ओबीसी न्याय महासभा कांग्रेस पार्टी कर रही है दिल्ली में, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान जो है वो आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर ओबीसी वर्ग कांग्रेस का साथ देता है तो कांग्रेस पार्टी को देश में से हिलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यानी कि इस पूरी सभा के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू को समझे तो सीधा सीधा ये है कि ओबीसी वर्ग को किस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी साथ सके। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो उसमें जो जातियां आती है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या यादव समाज की है, खुरमी समाज की है, साहू समाज की है और निषाद समाज की है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का साथ भी कांग्रेस पार्टी से छूटता हुआ नजर आया है। छत्तीसगढ़ में भी नहीं, कई सारे प्रदेशों में इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने ये जो बड़ी महासभा है वो रखी है और उसमें साफ साफ जो है इस तरीके के बयान मल्लिकार्जुन खड़गे भी दे रहे। साथ ही में राहुल गांधी ने भी ये कहा कि उन्होंने दलितों के लिए और जो अन्य पिछड़ा दलितों के लिए और खासतौर पर ST/SC के लिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है, उन्होंने बात की, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने अब तक कुछ बड़ा नहीं किया है। और उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए वो आगे बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ओबीसी वर्ग का साथ चाहिए। यानी कि साफ है कि इस पूरी महासभा का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरीके से प्रदेश में, देश में ओबीसी वर्ग को जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा साधा जा सके और जब चुनाव करीब हो तो ज्यादा समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी को ओबीसी का मिले। साथ ही में नई लीडरशिप तैयार करने के लिए भी यहाँ पर जो है लगातार चर्चाएं बनी हुई है, चाहे वो हम आदिवासी वर्ग की बात की जाए, अभी हाल फिलहाल में वो बैठक हुई, उसमें भी जो है नई लीडरशिप की चर्चा हुई थी। और अब जो है इस महासभा के बाद फिर से एक बार प्रदेश में जो है ओबीसी वर्ग की नई लीडरशिप को लेकर के जो है चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चौहान जी क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी वर्ग के लिए काम कांग्रेस कर रही है। आप देखिए समय बहुत कम है, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा चौहान जी। गुंजन जी बहुत ज्यादा काम कर रही है और छत्तीसगढ़ का भी एक नमूना दे दूं कि ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ज्यादा काम किया है कांग्रेस ने। 3 राज्यसभा सांसद दिए, राजीव शुक्ला, रंजीता रंजन और केटी तुलसी। शायद ये तीनों ओबीसी में नहीं थे और तीनों छत्तीसगढ़ में भी नहीं थे, तो ये सबसे बड़ा सबूत है इनके ओबीसी प्रेम का। और फूले देवी नेता ने एसटी भी दी है, अपनी बात की है, अपनी बात आपने कितना दिया ओबीसी ये बताइए आप। 1925 में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समय का अभाव है और इसी के चलते मैं आप सभी को यही रोकना चाहूंगी। जो भी होगा, बैठकें हो रही हैं, ओबीसी साधी जा रही है और कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे हो सकता है। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बनी रही BSTV पर। नमस्कार।